बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जेल में होने के बावजूद पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। पीटीआई का बल्ला सिंबल ना हुआ, खौफ की अलामत बन गया। इलेक्शन कमीशन फरीक बन गया और पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को बल्ले का निशान देने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने का फैसला। और जो सीनियर वकील हैं वो हैं मखदूम अली खान, जिनका शुमार पाकिस्तान के महंगे तरीन वकला में होता है। उनकी खुसूसी तौर पर खिदमात हासिल कर ली गई हैं। अब हालत यह है कि IMF का इजलास होना है, वो 13 जनवरी को तकरीबन $70 करोड़ से मिलने वाली इमदाद है वो देने वाला है। 15 जनवरी तक इलेक्शन सिंबल अलॉट कर दिए जाएंगे। पीटीआई को एक सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ने से रोकना भी है, बल्ला भी ना दिया जाए और मौलाना शिराजी के इलेक्शन सिंबल से भी पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन लड़ ले और मखसूस सीटों के हुसूल से भी वो महरूम रह जाए, यानी किस्त भी मिल जाए और बल्ला भी ना मिले। बहुत सारे सवालात हैं जिनका आज जवाब लेंगे हम। वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर और एनालिस्ट आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो हम लाइव देख रहे हैं उससे तो अंदाजा यही हो रहा है कि पीटीआई के इलेक्शन को, मतलब जो पीटीआई के जो इलेक्शन है उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा और बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा। और अगर पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला तो क्या दुनिया में इलेक्शन को तस्लीम कर लिया जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर नहीं होगी? सबसे पहले तो दुनिया आपकी कोई फिक्र नहीं कर रही, ये जहन से निकाल दें। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और उसके बाद ये कि अभी आपने कहा कि आप अपने नाज़रीन को ये खुशखबरी दे सकती हैं कि 77 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दे दिया गया है। तो ये भी एक खुशखबरी है, मैंने शायद ट्वीट भी की है। और अदालतों में क्या हो रहा है, तो ये आज पीटीआई की अगर आप स्पेसिस पे या अगर आप पीटीआई के सोशल नेटवर्किंग पे जाते हैं तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि पाक, और वो इल्तिजा कर रहे हैं लॉयर्स से कि जनाब खुदा के लिए तैयारी करके जाओ। और वो बड़े मायूस हैं क्योंकि वो नज़र नहीं आता कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके जाते हैं। वो वहाँ पे ये तो बताते हैं, और मेरा ख्याल है ये बड़ा अक्लमंदी का फैसला था काजी फाय साहब का कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की कार्रवाई होगी वो लाइव दिखाई भी जाएगी। तो इससे लोग खुद, मैं और आप क्या जज करेंगे, लोगों ने खुद भी जज करना शुरू कर दिया है। और ये बात मैं पीटीआई के हलकों में देख रहा हूँ कि ये आवाज उठाई जाती है कि वो देखें, अदालतें कोई भी हो ना, वो सबूत की बुनियाद पर ही फैसला करती हैं। चाहे आपने सुना था कि कराची में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे और वो बाइज्जत बरी हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सबूत नहीं थे। कराची में बहुत सारी ऐसे मुकदमात में जो जाली बनाए थे, जो कि कहते हैं लोग, लेकिन अदालतें सिर्फ सबूत देखती हैं। अगर खोसा साहब कहते हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, या वो जो खान साहब हैं एक लॉयर, वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, तो आप प्रूफ नहीं दे रहे, आप वहां पे बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा, मेरे पे इल्जाम मत दें, ये बात पीटीआई के सोशल नेटवर्किंग में की जा रही है, स्पेसिस पे की जा रही है कि हमारे लॉयर्स की तैयारी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बल्ला, ये तो देखें, मैंने आपको बहुत पहले प्रोग्राम में बता दिया था कि अगले 5 साल जो है इमरान खान को मैं कहीं नहीं देख रहा। और जो पीटीआई के जो लोग जीतेंगे भी, चाहे वो 40 सीटें मिलें चाहे 100 सीटें मिलें, वो इमरान खान के कंट्रोल में नहीं होंगे। तो ये भूल जाएं, क्योंकि मतलब आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इसी तरह चलेगा जैसे कि तस्करी कुव्वतें जो मुल्क चलाती हैं, या आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट चलाती है, तो हमें इस पे इक्तिफा करना चाहिए, आंखें बंद करके मान लेना चाहिए और किसी तरीके का रेजिस्ट नहीं करना चाहिए? आज करना चाहिए। तुम्हें अदालत में खड़ा कर दिया जाएगा, फिर नवाज शरीफ को अच्छा कहा जाएगा, फिर नवाज शरीफ उतर जाएंगे क्योंकि वो बहुत बुरे हैं, क्योंकि पसंद नहीं आए, फिर इमरान खान को ले आएंगे, कुछ अर्से के बाद इमरान खान बुरे लगने लग जाएंगे और फिर जरदारी साहब आ जाएंगे। देखें, ये जज्बाती तकरीरें अच्छी होती हैं, आप भी कर रही हैं और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर निकलना होता है ना इस अवाम को,
तो वो 9 मई को 10 लाख लोग निकल के इनकलाब ला चुके होते हैं। नहीं सर, अब तो माफ कीजिए, अब तो जो 9 मई का वाकया जो लगा हुआ है ना, अब उसके बाद तो घरों से वैसे ही लोग उठा रहे हैं, तो अब तो कोई ऐसा इनकलाब तो नहीं आएगा कि आप समझे रोडों पर आ गए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जाके इलेक्शन में वोट देके आ जाए। चीफ वो तो जस्टिस लोगों नजर को अली का सवाल है, दीगर सियासी जमातों में ओहदेदारान जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे क्या? तो वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब ये था कि रिकॉर्ड देखकर मैं बता सकता हूँ, अगर आप एक बड़ी पार्टी के ऐसे इलेक्शन से निकालेंगे तो इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी है कि आप जमहूरियत के लिए भी बात कर रहे हो और आप कह रहे हैं मैं जाके बताऊंगा। मतलब आपको क्या पता नहीं है, यहाँ पर आपकी भी तैयारी नहीं थी कि आप जाके बताएंगे किसी बाकी जो लोग हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे कि नहीं? मरियम बिला मुकाबला मतलब मुंतखब हुई थी, जरदारी, बिलावल, आपको नहीं मालूम है इलेक्शन कमीशन को? चला, आप मुझे लगता है शायद उस वक्त पैदा नहीं हुई थी। ये जो आप बातें कर रही है ना कि एक इतनी बड़ी जमात अगर मुल्क में हिस्सा नहीं लेगी तो मुल्क के इंतखाबात जो हैं वो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। सुने 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 सुने, अब मैं आपको नहीं नहीं, ये बातें पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी भी एक जमाने में थी, एमक्यूएम भी एक जमाने में थी, और आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग को जो काफ ग्रुप बना था वो हुकूमत में आया था। तो ये बातें नई नहीं है। इमरान खान साहब को अब बहुत सारी चीजें याद आ रही है। जब सिस्टम के अंदर रहकर आप लड़ सकते हैं, आप सिस्टम के बाहर जब जाएंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो सर सिस्टम में नहीं जा रहे ना, अब तो इलेक्शन लड़ेंगे वो, और उसके बाद आप जैसे कह रहे हैं कि 9 मई की तरह निकले, तो वो नहीं निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं निकाल रहे बंदों को, ना वो बंदे जब कोई निकल ही नहीं रहा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर लोग डर खौफ से इनकलाब थोड़ी आता है। नहीं तो सर आप ही तो कह रहे हैं ना कि सिस्टम में कैसे रहेंगे आप, बाहर निकले नहीं, वो वक्त गुजर गया ना। एक तो आप जो है यहाँ पर तो आप तो आग लगा रहे थे वहां पर। हमारा जमीर बहुत देर में जागता है, हमारा जमीर बहुत देर में जागता है। जब अल्ताफ हुसैन साहब तकरीर कर रहे थे, अगर उनको ये थोड़ा सा एहसास होता कि वो तकरीर में क्या बकवास कर रहे हैं जिसपे वो बार बार माफी मांग रहे थे, वो तकरीर कर ली ना उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने भुगत लिया और अभी तक भुगत रहे। इसी तरह इमरान खान के पास 3.5 साल थे। सब आप नवाज शरीफ देख लीजिए, मुझे तो ये भी पता चला कि नवाज शरीफ अब वो इलेक्शन में आ तो गए हैं लेकिन उनसे वो जलसे नहीं हो रहे हैं। वो जलसे क्यों नहीं कर रहे, मैं तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। सब लोग परेशान है, जलसे क्यों नहीं कर रहे हो? अवाम में ये तो इसी तरह की बात हुई कि हम सबको पता है कि पीटीआई खंबे को भी खड़ा कर दे तो जीत जाएगा। तो फिर आप लिविंग जो क्या कहते हैं, वो क्या एक सर्टेन वर्ड है मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि उनको इंतखाबात लड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही, उनको फंक्शन करने की, मतलब पॉलिटिकल सियासी पार्टी करने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो फिर ये मतलब करने की क्या जरूरत है? वो तो खंबे को भी खड़ा कर दें तो वो जीत जाएंगे। अब एक काम करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी बस ऐलान कर देते हैं कि आइए ताजपोशी कर लेते हैं, तो यही रह गया अब तो बस। तो हम पाकिस्तान के अंदर देखें इसी तरीके से ये भी हो सकता है, सब ये भी कह रहे हैं। मैं तो एक चीज देखता हूँ, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाली जो गवर्नमेंट बनेगी वो मुझे अच्छा ऐसा लगता है उसमें पीटीआई भी होगी, मुस्लिम लीग भी होगी, एमक्यूएम भी होगी, पीपीपी भी होगी, सारी जमातें होंगी, और एक ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी आपने देखा कि एक ऐसा फैसला लिया गया है जो तारीख में पहली दफा हुआ है जनरल मुशर्रफ का। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया ना। तो आइंदा भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे सरप्राइज। मतलब इससे जो चीफ जस्टिस है वो क्या निकालना चाह रहे थे कि अगर फर्ज कीजिए उन्होंने दोबारा फांसी दे दी, उन्होंने लगा दी, भुट्टो साहब को जो चले गए, अब उनका अगर वो इंसाफ दे भी देंगे तो क्या मतलब? मैं ये भी सोच एक पाकिस्तान की तारीख में एक रीत पड़ेगी कि जब आप आइन तोड़ते हैं तो आइन तोड़ने की एक सजा है। अच्छा। और वो सजा आपको मिलनी चाहिए थी जिंदगी में, लेकिन नहीं मिली। आप तो जिंदगी के बाद भी मिलेगी। तो लोगों को पता है कि मरने के बाद भी आपको जो है वो अकाउंटेबल किया जा सकता है। तो फिर वो ज़िया-उल-हक को नहीं दी उन्होंने? हो सकता है अगली दफा ज़िया-उल-हक की बारी। पसंद से तो चॉइस हो गया कि आज बताया ना, अभी तो स्टार्ट हो गया ना, तो इनको नहीं दी तो एक साथ ही तो सबको पूरे दुनिया में नहीं दे सकते ना, मुल्क में नहीं दे सकते। अभी स्टार्ट किया है, अच्छा अमल है, खत्म हो गई बात, अब आप इंतजार करें। जिंदा को तो दे दें, जिंदा जो बैठे हुए उनको तो दे दें। कितने आपके पास, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस साहब के पास बहुत से ऐसे केस हैं जो दे सकते थे या अभी उनका फैसला कर सकते थे। अरशद शरीफ का फैसला कर सकते थे। अरशद शरीफ को किसने मारा है? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि पीटीआई वाले
अरशद शरीफ को क्या पाकिस्तान आर्मी ने मारा है? पर क्या नहीं, बात थोड़ी हो आसिम रही है, मुनीर ने बात मारा है? थोड़ी हो रही है कि ये आर्मी ने दूसरे मारा है मुल्क कि में नहीं एक मारा, बंदा मरा है, किसी ने भी मारा उससे है। हु केयर्स? पाकिस्तान का क्या फर्क पड़ता है? वो उस मुल्क में गए थे, उस मुल्क में मर गए, इससे पाकिस्तान को क्या वो है? मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तान में किसको फांसी दें? नहीं, किसने मारा है? पाकिस्तान में फांसी न दे, लेकिन यहाँ ये एक चीज पाकिस्तान के होनी अंदर चाहिए जो ना। है इतने लोग मर गए, उनको सजा नहीं मिल रही, आप वो अरशद शरीफ के मैं पीटा ये जा रहे नहीं हैं। अच्छा सर, ठीक है, अब वो तो आप कह रहे हैं बाहर कर दिया, वो तो एक बेकार इंसान था, उसको कुछ करना नहीं चाहिए था, यही कह रहे हैं ना आप। इमरान खान पे कातलाना हमला की हुई, जिल्ले शाह वो की हुई, जिल्ले शाह सबको पता है जिल्ले शाह कैसे मरा है, मतलब ये क्यों? नहीं आएगा जनाब, आप सर किसी लोगों के के वालिदैन जहनों गिर में ये जाएंगे तो बात ठीक है, नहीं लेकिन ऐसा आएगी। कुछ तो मुकदमा ना चले। देखिए, सबूत की बुनियाद पे मुकदमे लड़े जाते हैं, जाएं चलने तो अपने दें, पीटीआई के लॉयर जाके मुकदमा क्यों नहीं लड़ते? ये किसी थोड़ी ने है कि करने यहाँ पे दिया, प्रोग्रामों में बैठ के एफआईआर आप काट देने गुनगाते दी। रहे कि जी उसके लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरशद अच्छा, शरीफ आप नहीं हुआ, मुझे एक सवाल वो याद आ 6 रहा साल का है आप। बच्चा मर गया, उसको किसने मारा? भाई रोना अच्छा, पीटना बंद करें अपना ये। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बता दीजिए, मुझे सवाल याद आ गया वो मुझे, कि मैंने और भी वो था कि आपके लिए मतलब वैसे मैंने सवाल मैंने ढूंढ के रखा था कि मैं आसिम साहब से ही पूछूंगी कि आसिम साहब ये असल में मसला क्या है आपके साथ। मतलब आपके लिए ये है कि मतलब आप पे तनकीद होती है कि आप सिर्फ पीटीआई पर तनकीद करते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, लिखते हैं, जबकि दूसरी पार्टीज के बारे में आप ऐसा नहीं करते, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत जबरदस्त सवाल किया, काफी लोग इसका जवाब जानना चाह रहे होंगे हम्म, कि ये आसिम जो है ये पीटीआई के पीछे क्यों लग गया। देखिए, हम्म, बाकी सब तो चोर थे ना, हमें यही बताया गया था ना, और हम्म, हम मानते भी थे कि हाँ भाई 75 सालों में 35 साल हम्म, पाकिस्तान फौज ने हुकूमत की, 30-40 साल जो है वो जमहूरियत रही, और ये हम्म, बाकी सब चोर हैं, हमें तो पता है सब चोर हैं। लेकिन सही ये है। वाहिद इंसान आया था जिसने मदीना की रियासत का नाम लेकर इस मुल्क हम्म, में दाखिल हुआ, 3.5 हम्म, साल के अंदर जो बड़े बड़े क्राइम किए इसके हम्म, लोगों ने, यानी फहमीदा मिर्जा जैसी औरत को इन्होंने स्पोर्ट्स का मिनिस्टर लगा दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1.6 मिलियन यूरो का जुर्माना पाकिस्तान की हॉकी पे लगा। पाकिस्तान के हम्म, स्पोर्ट्स, मैं समझता था कि इमरान खान के उसमें कहीं आगे बढ़ेंगे, वो बिल्कुल किसी ताबूत में जाते जा रहे थे। तो आगे और मतलब सियासत में जितना बद अखलाकी का मुजाहरा इस जमात ने अपने उसमें किया है, तो मैं हम्म, इसलिए इसको वो करता हूं कि ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक दफा इमरान खान के अभी को कहा कि जी पाकिस्तान आर्मी की जो नफरत फैलाई है, हम्म, जो इस वक्त पूरे ओवरसीज में स्पेशली अमेरिका के अंदर जो नफरत पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के, आईएसआई के मुर्दाबाद के नारे पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लगे पाकिस्तान हम्म, एम्बेसी के बाहर, उन्होंने लगाया। और उनकी पोजीशन पता है क्या है? कोई डिप्टी सेक्रेटरी पीटीआई है, कोई प्रेसिडेंट यूएस से है, मैंने सुना कोई डिसोन भी किया, आज प्रेसिडेंट सुनिए स्टेट है। डिसोन तो किया। भाई आप वो काम कर रहे हैं जो इसराइल और भारत चाहते हैं। भारत तो कहता है ना कि हम्म, इंडिया कहता है हम तो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते तब भी ये ना होता जो पीटीआई ने कर दिया। और ये हमारी रिवायत है, इसको छोड़ दें, पता नहीं किस किस ने, अब आप नवाज मुझे शरीफ को बताया ना देखें, कि किया है कि नहीं बंदे किया। हैं आपने वो, वो वीडियोस उन्होंने देखी है पता ना, नहीं। आपने वो वीडियोस देखी है ना जो कि वर्जीनिया में उठा के नारे लगा रहे थे आईएसआई के मुर्दाबाद के, आर्मी चीफ को फांसी दो, एम्बेसडर को लानते दिखा रहे थे। ये कौन सा तरीका है? मुझे बताएं, एक अच्छा, दूसरे मुल्क में अच्छा, बैठ अब के आप अब जो आप कह रहे थे कि अब आपने मुझे ये कहा कि जी इमरान खान ने ये किया, फराह गोगी के सुसर को टिकट मिल गया है, बुशरा बीबी के साबिक जो देवर थे असद रजा मानिका, अहमद रजा मानिका, उनको मिला है। नून लीग के टिकट उनको जारी किए गए हैं। नून लीग इससे पहले भी जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहती रही, हलीम खान जो थे उनको, अलीम खान को उन्होंने कब्जा माफिया कहा था, ओन चौधरी को उन्होंने मनीषात का शिकार कहा था कि स्मगलर है ये उनका। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के अलावा और इनके पास कोई काम नहीं है। और भी मजे की बात बताऊं, शायद आपने भी बहुत शो किया, हमें भी ऐसा लगा, टीवी पे हम देखते थे, इमरान खान पर सबसे बड़ा जो इल्जाम था वो ये था ना कि बुशरा बीबी के कहने पर बुजदार को लगाया गया, तो बुजदार ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी करप्शन की थी। उस्मान बुजदार पे कोई एक केस भी नहीं बना, उसके बाद उनके सारे कागजात नामजदगी जो थे वो मंजूर हुए और अब वो एक पार्टी को ज्वाइन भी कर चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा रही है हमारे सिस्टम का, अगर ये इसलिए इनको छोड़ दिया गया है कि इमरान खान की पार्टी से निकल चुके हैं, तो ये तो और भी खौफनाक बात है। तो आप मुझे बता दें कि कोई खौफनाक बात रह गई है जो होनी है? मैं ये तो ऐसी आपको बता चलेगा? रही हूँ कि ये देख लें आपके नहीं, ऐसे ही बुजदार चलेगा? बुजदार आपने सारी बुजदार बातें अभी तो आगे आगे देखी, होता है क्या? बुजदार बुजदार पे रट लगा रखी थी, वो करप्शन आपको था, वो पता है कि आप ये वो बंदे थे जिसे इमरान खान अपनी तकरीर में कहते थे कि हम्म, इसके घर में बिजली नहीं है। आज हम्म, 4 अरब की तो सिर्फ एक जमीन है उसकी, सिर्फ 4 अरब रुपए की। तो भाई अच्छी बात है, सिस्टम सर अगर एक्सेप्ट कर रहा है सब चीजों को, बहुत अच्छी बात है फिर तो।
बिल्कुल उनका मेरा किसी ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको करप्शन लगेगा। करोड़ों रुपए खाए हैं। इमरान खान कहते थे जमीन में बैठते थे, वो खाना खाते थे, बिजली नहीं थी। पाकिस्तान के किस सिस्टम ने उनको पकड़ा भाई? और अब तो उनकी हुकूमत है, और अब तो जिनकी हुकूमत है वो भी पकड़ सकते थे, क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि आगे हुकूमत बनेगी। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से वो समझा मुझे दिया पता कि है सर, वो मुझे आगे पता है कि हुकूमत किस कैसी हुकूमत मिल बनेगी, रही है। इसमें पीटीआई की लोग शामिल होंगे, लेकिन वो पीटीआई के नहीं होंगे। ना अच्छा, ये भी बड़े मजे की बात है कि सबको पता है कि क्या होने वाला है, जी। और ऐसी पॉलिसी, ऐसी साजिश या ऐसी मतलब फैसला हो चुका हो, वो भी बड़े मजे की बात है। आपको याद है आपको जरदारी साहब ने क्या कहा था? मैं एक दफा जरदारी फिर साहब ने कहा आपको था ना, बता इमरान रहा हूँ, खान होगा ना बल्ला होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो हम्म, लेकर आए थे ना, एक इंट्रोड्यूस कराया था 2014 से लोगों के कानों हाँ, और नाक और मुंह और हर जगह जो है एक ही वो बता रहे थे कि जनाब इमरान खान जो है वो आपका जो है वो निजात दहंगान क्या कहते हैं उसे जो बनेगा हम्म, वो वो जो था वो सिस्टम, उससे बहुत कुछ बहुत सारे लोगों ने सीखा है। और आगे 5 साल जो है आप वो चीजें देखेंगे जो मुझे लगता है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। या तो अगले 5 साल में पाकिस्तान दोबारा से उसका गिराफ ऊपर जाता नजर आएगा, या फिर जो है उसके जो असासे हैं वो फिर बिकना शुरू हो जाएंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि ये हुकूमत चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पिछली 15 महीने में चलेगी क्या चलेगी, करके गई थी, दौड़ेगी, ये आप दफा फिक्र कैसे नहीं जाएगी? करें। चॉइस तो आप देख ही चुके हैं लोगों की, शहबाज शरीफ थे। अब की जो चॉइस है वो 15 महीने चल जाए। मैं तो 15 महीने कह रही हूँ, अरे 15 महीने आप चल जाए तो बहुत देखिएगा, बड़ी बात ये अभी दौड़ेगी हुकूमत, इसको है। अच्छा। दौड़ाया जाएगा, इसके नीचे पहिए लगा के इतनी तेजी से दौड़ाया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा हुआ क्या है। चले, सही है। जस्टिस मोहम्मद मजहर अली का नहीं, वो मैं पूछना चाह रही थी आपसे। जस्टिस मजहर अली अकबर ने जो हैरत अंगेज तौर पर मजहर अली नकवी साहब जो थे, उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन ने भी इस्तीफा दिया। उससे पहले जस्टिस मजहर अली अकबर जो नकवी थे, उन्होंने दिया। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हम जस्टिस एजाजुल हसन की बात करें तो सीनियोरिटी में तीसरे नंबर पे थे और अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना चाह रहे थे। मतलब ऐसा क्या प्रेशर था कि मतलब सियासी और माशी बुहरान में मतलब मुब्तला कर दिया पाकिस्तान को। इससे पहले जिस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में था वो तो चल ही रहा था, और अब पाकिस्तान जो है जिस तरीके से रियासत को एक अदालती बुहरान में मुब्तला किया, ये भी देखने से ताल्लुक रखता है। क्या मिल जाता है इस तरह से? देखिए सिंपल, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि उनके अमाल इनको यहाँ तक लेकर आए, दैट्स इट, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और अभी आप और आवाज देखिएगा, तो बहुत से लोगों के बुरे हैं। हाँ बस वो देखे ना, ये पता है आप कौन सी बातें करती हैं? हाँ, फैंटेसीज, मैं बताता हूँ कि फैंटेसीज नाज़िम, वाली, जो शैला है वो ये बातें करती है कि फैंटेसीज। पुलिस वाला खड़ा है रोड पे और एक गाड़ी को उसने रोका, हाथ दिया और वो रुकी, हाँ, कहते भाई तुम बहुत तेज जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड 40 पे जाना चाहिए था तुम्हें, तुम 60 पे जा रहे हो। तो वो कहता है ये जो इतने ज्यादा तेज जा रहे हैं इनको क्यों नहीं रोका तुमने, मुझे क्यों रोका तुमने, ये देखो अभी दिख रहा है, ये देखो ये देखो वो देखो ये 80 नहीं 100 की स्पीड से जा रहा है। बोल, तो वो पुलिस वाला को कहना है भाई मैंने अभी आपको रोका है, मैं उनको भी देख लूंगा, अभी आप चालान कटवाएं। भाई तो वो जो हमारे बड़े साथ आपके बच्चे हैं, मैं पीटीआई उनको नहीं वालों रोक के साथ सकता, आपको रोक कहानी ये सकता हूँ। होती है कि जरा सा कुछ हो जाए तो उसके साथ ये क्यों नहीं हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, ये क्या अच्छा, मैं आपको कंट्रोवर्सीज बता रही हूँ ना। आप तो कह रहे हैं ये बहुत उनके अमाल है, कंट्रोवर्सीज तो सुन ले। पाकिस्तान में जस्टिस एजाजुल हसन को इस्तीफा देने पर कंफर्मेशन नहीं है, कंट्रोवर्सीज है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जस्टिस एजाजुल हसन को जो इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया क्योंकि जनरल आसिम मुनीर को फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला पसंद नहीं आया था, और यही दबाव जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब जजों के दस्तूर के साथ खड़े होने की वजह से निशाना उनको बनाया गया, और खदशा था कि उनके जो 10 साल प्लान था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उसमें ये रुकावट बन रहे थे। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ के लिए अगले 5 साल जो है वो महफूज कर लिए हैं, और इसीलिए उनको अपनी मुद्दत बगैर खौफ के गुजारने की वजह से सब कुछ हुआ। ऐसा ही है। दूसरी कंट्रोवर्सी भी बता देती हूँ। दरअसल चीफ जस्टिस एजाज जो थे, जस्टिस जो एजाज है, वो जो पनामा केस था उसकी बेंच में शामिल थे, और नवाज शरीफ को उससे शदीद खतरा था। अब इन दोनों कंट्रोवर्सीज में से कौन सी आपको सही लग रही है? देखें, पहली बात तो ये कि इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई आसिम मुनीर का रोल है। ये अच्छा, मैंने इसीलिए कंट्रोवर्सीज कहा है आपको मैं यही आपको बता क्या रहा है। हूँ, इस इनके अमाल जो इनके पास रिकॉर्डिंग हैं, जो कि पाकिस्तान की बका के लिए बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती हैं जो हर किस्म की रिकॉर्डिंग करती हैं लेकिन पब्लिक पे नहीं लाती हैं। उस जब आप सियासी जमातों के साथ बैठ के फैसले कर रहे होते हैं, और ये आने वाले वक्त में आपको ये अगर ये मुकदमे चले
तो आप या तो ये होगा कि इनसे कहा जाएगा कि आप खामोशी से यहाँ बैठे रहें, आपने रिजाइन कर दिया है ये, लेकिन अगर काजी फायज साहब अड़ गए कि नहीं मैंने इन लोगों का एहतिसाब करना है, तो फिर आप देखिएगा कैसी कैसी वीडियोस और कैसे कैसे साउंड बाइट्स आपको जो है ना इनकी वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स जो है ना सुनाई दी जाएंगी। तो फिर मेरा ख्याल है कानों से धुआं ही निकलेगा कि ये हमारे जस्टिस हैं। ये चीज देखे ना, काजी फायज तो लड़के आए ना, उनकी बेगम को कहाँ लाके खड़ा कर दिया था, उनको कहाँ ला, उन्होंने सिस्टम में रहते हुए लड़ा। इन्होंने सिस्टम से निकलने की कोशिश की कि नहीं जी मैंने रिजाइन कर दिया है, नहीं जी असासों की तो प्रूफ उन्होंने भी नहीं दिया ना, जस्ट उन्होंने बिल्कुल दिया जब भी वो वहां बैठे हैं, सब कुछ दिया उन्होंने जब भी वो वहां बैठे हैं, वो पैराशूट से निकल के नहीं आया, सब कुछ उन्होंने दिया है, वो इसीलिए वहां बैठे हैं। चलिए जी, अब आसिम साहब अमेरिका में जो मैं पूछना चाह रही थी कि जर्नलिस्ट की एक भरपूर किस्म का एहतजाज हुआ और हमारे शो के बाद जो आफ्ताब इकबाल साहब थे उन्होंने माफी भी मांगी। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त हुआ कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर हमने शो किया और हमने उनको शर्म भी दिलाई थोड़ी सी, और हमने उनको थोड़ा सा वो भी किया कि अब दोबारा आएंगे तो फिर हमसे नहीं बच पाएंगे। तो फिर उन्होंने बाकायदा उन तमाम चीज़ों की एक वो भी किया। और मैं एक बात बताऊं आपको कि ये जो कह रहे थे ना, उनका एक था कि प्रोग्राम से पहले मुझे बता रहे थे कि एक अखबार वाला था और या है, जो भी था ही, अब तो था ही होगा, वो है तो नहीं। तो वो किस तरीके से जो है वो लोगों को धमकियां देके और इश्तिहार रहता था, मतलब इस तरह उनका मतलब ये था कि लोगों पे जोर डालता था। तो वो एक था, न्यूयॉर्क में था, उन्होंने प्रोग्राम भी किए होंगे। तो वो हमें भी पता है, जो जर्नलिस्ट जो हैं, हमें भी बाज़ दफ़ा अफसोस होता है कि इनकी 30 से 40 साल पुराना जर्नलिज्म है और ये किस तरीके से पैसे कमाते हैं, किस तरीके से ऐड लेते हैं, हमें भी पता है। तो ये इकबाल साहब के लिए कोई मतलब उनके लिए कोई नई खबर होगी? हमें पता है कि न्यूयॉर्क में एक साहब थे, उनका आधा न्यूयॉर्क को उन्होंने पैसे देने, बल्कि उन्होंने तो यहाँ पे भी पैसे खाए। और वो बाज़ दफ़ा मुझे भी कहते हैं कि यूट्यूब एक यूट्यूबर है, वो बहुत गंद मचा रहा है, वो यूट्यूबर है। तो उन बेचारों को हजम नहीं होती कि जो नए लोग हैं, जो नए, अब कल जो है वो मुझे कोई बच्चा जो है वो अगर मेरे बारे में कोई बात कर रहा है तो मैं अपने ऊपर जरूर नजरसानी करूंगा और सीखने की कोशिश करूंगा उससे, ना कि मैं उस बच्चे के खिलाफ बातें करने लगूं। तो बदकिस्मती है हमारे यहाँ जर्नलिज्म में, जो है गंदे लोग भी हैं, जिसकी वजह से आज जर्नलिज्म यहाँ तक पहुंचा है। अगर जर्नलिज्म थोड़ा सा भी वाकई ऐसा होता कि जिसमें कुछ नहीं, कम से कम आप पैसे के लिए काम ना करते, पैसे के लिए सभी करते हैं, लेकिन सिर्फ इश्तिहार लेने के लिए और ये करने के लिए। अभी हमारे इश्तिहारात कितने बंद हुए सबको पता है, तो हमने तो किसी को धमकी नहीं दी कि भाई खामोशी से बैठे रहे। हाँ, स्टोरियां हमें भी बहुत सारा पता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जायज़ है। और मेरा ख्याल है आफ्ताब साहब का इशारा उसी सहाफ़ी के ऊपर था, जिसके बाद उन्होंने सबको जो है ना वो उसी लाइन में लिया, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि एक बंदे ने बड़े खुले दिल से, हाँ, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन कम से कम अगर उन्होंने इसको एक्सक्यूज किया है तो ये एक बड़ी चीज है। पाकिस्तान में ये रिवाज है। उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है, उस सहाफ़ी का नाम नहीं लिया, वो हम सबको पता है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब भी किया, उसकी वजह से जो है आप सबको उन्होंने रेंज में लिया। जी ठीक है आसिम साहब, एमक्यूएम ने 18 नशिस्तों पर उम्मीदवार जो हैं वो खड़े कर दिए हैं, मतलब ऐलान कर दिया। गैर मशरूत नून लीग को वजीर आजम के लिए वो वोट भी देना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि एमक्यूएम के जो साबिक रहनुमा थे रजा हारून और अनीस खान जो थे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जिनके शहरी इलाकों में तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। या अनीस कायम खानी की बात कर रही हैं? जी, अनीस कायम खानी की बात कर रही हूँ। अनीस कायम खानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए? अच्छा, ये मेरे लिए। जी जी, और ये हारून रजा भी हो गए। हाँ, हारून रजा का तो मैंने देखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शायद मेरे ध्यान से निकल गया, उनके बराबर में शायद वो भी बैठे होंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी का एक सिस्टम है ना। कराची जो है ना किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन इसे कुछ लोगों ने, कुछ पार्टीज ने अपनी बाप की जागीर बना ली है। अब आप उस सिस्टम के अंदर घुस के उनसे लड़ सकते हैं, अपने शहर के लिए फाइट कर सकते हैं। जब एक गरीब बच्चा जो है, एक कराची का बच्चा, चाहे वो कोई भी जबान बोलता हो, जब वो उसको कोई पुलिस वाले तंग करते हैं, तो अगर उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को जो है चलाती है, तो कम से कम उसके अंदर रहने वाले उसको बचा सकते हैं। और एमक्यूएम वालों ने 18, मेरा ख्याल है उनकी तो 22-23 सीटें थी, लेकिन चलें, अगर 18 पे उन्होंने किया है
और उस पर भी मैं देख रहा हूँ काफी वो है। मुझे लगता है कि इस दफा एमकेएम को अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। पीटीआई को कहीं से भी कोई सीट नहीं मिलेगी कराची में, शायद जमात इस्लामी वो तो बट रही है ना, अब तो सिर्फ बट रही है, इंतखाबात कहाँ हो रहे हैं, अब तो सिर्फ बटना रह गया है कि जी आपको क्या मिलेगा और उनको क्या मिलेगा। लेकिन देखें, मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई वाले लोग निकले वोट डालने के लिए, अगर एक बंदा 10,000 वोट से हार रहा है तो उसको तो शायद चेंज किया जा सकता है कि 10,000 नकली वोट डाल दे, लेकिन एक शख्स 1,00,000 वोटों से जीत रहा है ना, तो उसको मुश्किल होगा उसके लिए। शर्त लगा लें वो भी नहीं जीतेगा। चलें, हो सकता है, जो हालात चल रहे हैं ना उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि देखिए जब चीजें बट रही है ना कि जी आपको भी मिलेगा हिस्सा। 2018 में भी यही हुआ था ना, फैसल वाडा काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता कराची से, लेकिन वो बन गए थे पीटीआई, क्योंकि उस वक्त अब्बाजान थे बाजवा साहब। तो भाई अब अब्बाजान थे, अब अब्बाजान तो कुछ सर एक संजीदगी से मैं वैसे मतलब मेरी समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आती। मैं मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि 5 साल अब इमरान खान ना रहे, 5 साल जो नवाज शरीफ करेंगे, तो फिर जब नवाज शरीफ के 5 साल पूरे हो जाएंगे, नवाज शरीफ की बात ही नहीं कर रहा। देखें बाइडेन की हुकूमत कौन चला रहा है? आपका एक सिस्टम चला रहा है ना। बाइडेन साहब चलते हैं तो गिर जाते हैं, कितना कंट्रोवर्शियल बने हुए आजकल, पूरे न्यूज में आ रहा है, कहीं कुछ वो भूल जाते हैं, ये हो जाता है, सिस्टम चल रहा है ना। पाकिस्तान या कोई मुल्क जो है ना फर्द वाहिद नहीं चला सकता। इमरान खान ने यही गलती की थी कि वो सब कुछ खुद लेने लगे थे। ट्रम्प जब आए थे तो उन्होंने कहा था नहीं मैं अपना सेलफोन अपने पास रखूंगा, सीक्रेट सर्विस ने कहा नहीं आप नहीं रख सकते, हल्के हल्के करके उनको ट्रेनिंग दी, आखिर वो उनकी बात समझ में आने लगे, लेकिन फिर भी वो बहुत सख्त प्रेसिडेंट थे। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत खराब हुए, इमिग्रेशन पे बहुत पाबंदी हुई, मुसलमानों पे काफी हुआ उनका। तो अब लेकिन अमेरिका में आज भी अगर ट्रम्प को खड़ा कर दिया जाए, ट्रम्प जीत जाएगा, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के लिए वो है। तो आसिम साहब तो आपको क्या लगता है कि जो नवाज शरीफ पिछले कोई 3 डिकेड से या 2 डिकेड से वो कर रहे हैं और 3 दफा वजीर आजम बने और हर मर्तबा उतार दिए जाते हैं, तो क्या उन्होंने भी सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश की तो उनको उतार दिया गया? क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से तो अकेले वो भी काम कर रहे थे, उन्होंने तो कभी कोalition नहीं की, उनका तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 पार्टियों को लेके उन्होंने बनाया, ये तो रिवाज अब चला है। पहले भी मैंने कहा ना कि आप सिस्टम के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारी जो फोर्सेस के लोग हैं वो मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं। इवन पॉलिटिकल सिस्टम में तो मौजूद हैं ही, लेकिन बिजनेस सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा हैं। सब्सिडीज आपकी जो अरबों रुपए की हैं उनको दी जा रही होती हैं, स्मगलिंग आपके यहाँ बहुत हाई लेवल पे है। तो आप हर चीज एक एक वक्त में खत्म कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की असेंबलीज एक फैसला करें कि हम एक नई फोर्स बना रहे हैं जो कि जहां टॉप स्मगलिंग होती है वहां पे करने के लिए, और वो आर्म फोर्सेस से ही लाजिम बात है, लोग कहाँ से लेंगे, उन्हीं फोर्सेस से ही लेंगे ना। उन फोर्सेस को वो खड़ा करती है, फिर क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल फोर्सेस हो जाएंगी कि जी ये रेंजर्स ने किया, आर्मी ने किया और एक नई फोर्स बनी उसने किया, तो फिल्टर होना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के फैसले लेने, और जब मैं देख रहा हूँ कि अगले 5 सालों में मेरा ख्याल है, देखें उम्मीद अगर हम साथ छोड़ देंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो मेरी उम्मीद यही है कि हुकूमत साबुन की दीवार पे ही बनेगी, किसी वक्त भी फिसल सकती है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले जरूर किए जाएंगे जैसे काकड़ साहब को एक लाया गया, जो इनकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी के अलावा उन्होंने 10 कदम आगे बढ़ के अपने डोमेन से बाहर निकल के इधर से उधर छलांगे मार रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, उनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन है पावरफुल वो। आसिम साहब एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे। पाकिस्तानी ड्रामों की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में आप भी पाकिस्तानी ड्रामे देखते होंगे। पाकिस्तानी ड्रामों में जो वल्गैरिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। अब पैमरा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, बहुत से ऐसे सीन, बहुत सी ऐसी बातें उसमें नजर आ जाती हैं जो कि फैमिली के साथ बैठ के देखना जरा मतलब मुश्किल होता है। तो ये हमारे पाकिस्तान में पैमरा कहाँ है? देखें, पहली बात तो ये कि पैमरा को सोशल मीडिया पे जो या यूट्यूब पे जो ड्रामे जो पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं ना, उस पे तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। मतलब आप लड़कियों को आपकी हर वक्त शिकायत रहती है कि जी स्लीवलेस हैं या जीन्स की पैंट फटी हुई पहनी हुई है, तो जी स्कर्ट नहीं पहन सकते, तो ये तो मुझे बताएं, एक लंगोट पहना हुआ बंदा जो कि अभी पहलवानी का एक ड्रामा आ रहा था, तो एक लंगोट पहना हुआ है और वो भी इतनी वर्गल किस्म का वो है, मतलब आप फैमिली के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप वो बैठ सके। इस वक्त अमेरिका के अंदर की बात भी बता रहा हूं मैं कि वो आप अपनी बेटी के साथ बैठ के वो नहीं देख सकते।
तो थोड़ा सा उनको शर्म आनी चाहिए, उन ड्रामा बनाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि थोड़ा सा अपडेट कर देते। अगर वो कबड्डी पे या पहलवानी पे थोड़ा सा अपग्रेड करें ना। यहाँ तो इस्लाम इस्लाम चिल्ला रहे होते हैं, तो इस्लाम यहाँ कहाँ जाता है? तो भाई आप नया वो करें कि जी लंगोट, जरूरी थोड़ी है कि अंडरवेयर पहन के आप जो है वो कबड्डी करें या पहलवानी करें। आप पूरा ड्रेस भी पहने ना। आखिर आप देखें कि जो इस वक्त ओलंपिक में या एशिया कप में लड़कियां जो हैं जीती हैं, जो कि मुस्लिम हैं या इंडोनेशिया की हैं, कहीं की है, वो पूरी मतलब अपने आप कॉस्ट्यूम होता है। लेकिन हम बेशरम इंसान हैं, हमारे प्रोड्यूसर भी ऐसे ही हैं। हम अपने पैसे के लिए, मैं बताऊं पाकिस्तान में अगर अभी इस वक्त आपने सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया ना, एक तो ये चीज है कि आप जो सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में आ सकते हैं और कहीं नहीं जाएंगे, नंबर 1। और अगर आप पाकिस्तान में बना रहे हैं तो आपको एक लाइन देनी पड़ेगी, इखलाकी लाइन देनी पड़ेगी कि आप ये तो कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप 2 साल बाद अपना सर पीटेंगे और फिर कोई बड़े आदमी की बेटी मुश्किल में आएगी या बेटा मुश्किल में आएगा, उसके बाद जो है फिर रूल्स चेंज होंगे। तो व्हाई नॉट टुडे? ठीक है, लास्ट कमेंट चाहूंगा यासिन साहब। लास्ट कमेंट से ही कहूंगा कि मैं अब जा रहा हूँ दुबई और उसके बाद मस्कत हॉकी कवर करने के लिए, ओलंपिक क्वालिफाइंग और वर्ल्ड कप 5 साइड टूर्नामेंट के लिए। तो होपफुली पाकिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ कि हॉकी के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और कुछ अच्छे टूर्नामेंट भी हुए हैं। और एक तरफ फिर जो है हॉकी जो है थोड़ी सी अच्छी हुई है और इसका नतीजा अभी नहीं, 4-5 साल बाद निकलेगा, क्योंकि आपके नए बच्चे जब तैयार होंगे तो वो जो है फिर आगे कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी न वफा की तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.